नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बाद अब चर्चा इस बात की है कि मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी। कैबिनेट जो बनेगी भजन लाल शर्मा के साथ, उनका साथ देने के लिए, राजस्थान के विकास को रफ्तार देने के लिए, वो मुख्यमंत्री के साथ टीम में किस किस को मौका मिलेगा। संभाग, जिले, जातिगत समीकरण, तमाम जो कोशिशें हैं, जितना भी लोकसभा चुनाव के मकसद से तस्वीर बनानी है, उस तस्वीर में किस किस को फिट किया जाएगा, ये सवाल है। अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजस्थान कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन कौन हो सकते हैं। हमारे साथ गोविंद छिपा जी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस से, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से हैं, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, वेद माथुर जी राजनीतिक जानकार, राजेंद्र मधुकर जी राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत गोविंद छिपा जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री का नाम आया है उसी तरह से कैबिनेट का नाम जब शपथ ली जाएगी तभी पता चलेगा। देखिए अभी तो आज परसों मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और उससे पहले शायद कल का जो दिन है तो कल शाम तक ये नाम आ जाने चाहिए। और अब ये कौन जब मुख्यमंत्री पद का ही नहीं पता चल पाया किसी को, तो निश्चित रूप से कैबिनेट का भी अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पर निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस पार्टी का एक हिस्सा हूँ कि जिसमें एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कितना महत्व दिया जा सकता है। भजन लाल जी का नाम आप और हम डिबेट में कई दिनों से हम थे, किसी ने नहीं सोचा था। आप भी मेरे से बार बार पूछते थे कि कौन है संभावित, कौन हो सकता है, किस जाति का हो सकता है, किस बिरादरी का हो सकता है, किस क्षेत्र का हो सकता है, किस पृष्ठभूमि का हो सकता है। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था। और भजन लाल जी का नाम जिस तरीके से आया, ये खुद मेरे लिए भी एक तरह से और हम सबके लिए चौंकाने वाला था। और आप देखिए कि कल जो विधायक दल की बैठक हो रही थी, भजन लाल जी सबसे पीछे वाली लाइन में सबसे कोने में खड़े थे। वहां से लेके मुख्यमंत्री पद की जो उनको बैठाया गया है। आपको भी क्या है गोविंद छिपा जी, आपको भी खबरें मीडिया से, टीवी चैनल से ही लेने की आदत पड़ गई, इसलिए आपने पार्टी कार्यालय से पता नहीं किया। वो तीसरी पंक्ति में थे, पिछली पंक्ति में नहीं थे। नहीं 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 नहीं, मेरे पास मेरे पास ये आप इसको आप जूम करके दिखा सकें तो ये देखिए सबसे पीछे खड़े। मैं वही तो बोल रही हूँ कि आप अब मीडिया के जरिए चलते हैं। ये तो वो तस्वीर जो फोटो सेक्शन के लिए रखी गई थी, ये तो फोटो सेशन के लिए जो बेंचेस बनाई गई उसमें थे, जब विधायक दल की बैठक हो रही थी। मैं तो उस समय की बात कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है आपकी जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि कितनी गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री का नाम जब तक पर्ची खुलती नहीं है तब तक पता नहीं चलता है। इस गर्व की बात के साथ साथ लोकतंत्र के लिए ये कितना सही है, ये भी एक सवाल। गोविंद सिंह छिपा जी, पूरे देश और दुनिया के जो राजनीतिक मामलों की समझ रखने वाले लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची का होना कितना शुभ संकेत है, कितनी आपकी जो मुस्कुराहट है उसमें गौरव को और बढ़ाने वाली है। देखिए, हर एक बड़ी पार्टी में निश्चित रूप से निर्णय आला कमान ही लेता है। और आला कमान ने ये निर्णय लिया है जो हम सब ने स्वीकार किया है। जब ये पर्ची की बात आई, जब आप कह रही हैं कि मैं मीडिया से खबरें उठाता हूं, तो वसुंधरा जी ने राजनाथ सिंह जी से मंत्रणा की होगी, पहले भी की होगी और वहां बैठे बैठे भी की होगी। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने पूछा कि अगर आप में से अगर कोई इस नाम पे कोई असहमति जताता है या आपको लगता है कि कोई और नाम आना चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो कोई और नाम आया नहीं। और निश्चित रूप से भजन लाल जी के नाम पे कोई कंट्रोवर्सी कभी पहले मीडिया में भी नहीं रही। भजन लाल जी बहुत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। अखबारों में की बात माने या उनकी पृष्ठभूमि की बात माने तो मोटरसाइकिल पे दूध लेके सप्लाई का काम किया करते थे। आप ये देखिए कि ये लोकतंत्र के लिए कितना सुखद संकेत है। कुछ परिवार की पृष्ठभूमि नहीं, कोई एक जिसे कहना चाहिए कि जो तथाकथित जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो अब तक माना जाता रहा है किसी भी पार्टी में, चाहे मेरी पार्टी में चाहे दूसरों की पार्टियों में,
कि इसी तरह से ऐसा हो रहा होना चाहिए। और एक हम्म, सामान्य जन उठ के मुख्यमंत्री, तो एक आम कार्यकर्ता का जो ये हौसला बुलंद हुआ है, और ये हम्म, साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो हम्म, पार्टी का कार्यकर्ता अगर पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करता रहेगा, निष्ठा से काम करता रहेगा, तत्परता से काम करता रहेगा, एक कर्मयोगी की तरह काम करता रहेगा, तो उसकी मेहनत को जाया नहीं होने दिया जाएगा। ये स्पष्ट जी संकेत है। जी, निश्चित रूप से पार्टी में अब जो है वो मठाधीश नहीं चल सकते। बीजेपी में, आज की बीजेपी में जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और जिसको चाहे उसमें जो क्राइटेरिया है वो ये है जरूर कि वो पार्टी का अनुशासन में रहने वाला कार्यकर्ता हो और संगठन में जिसकी भूमिका रही हो। भजन लाल शर्मा की संगठन में भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। भजन लाल शर्मा बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी आला कमान ने बहुत साहस और जोखिम भरा काम भी किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, जश्न का दिन है, और नए लोगों को मौका जरूर देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, ये भी एक बात है, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो बीजेपी के इस फैसले का स्वागत बीजेपी कर रही है, बहुत बड़ी संख्या में आम जन भी कर रहा है, ये कहते हुए कि नए लोगों को भी इस कुर्सी का स्वाद चखना चाहिए। क्यों 18 साल, 10 साल, 15 साल वाले लोग ही इसकी तरफ फिर देख रहे हैं उसी तरह से, उसी नजर से, उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, तार्किक है। और गोविंद जी, दिल से मत लीजिए, मैंने तो आपको बहुत ही सरल सहजता के साथ कहा था, लेकिन आपकी मुस्कुराहट तो एकदम ही गायब हो गई। तो मुस्कुराहट बनाए। मेरा मेरा अरे ये मैडम, क्या है, एंकर्स के प्रश्नों से बड़ा डर लगता है मैडम, जाने क्या कुछ पूछ पूछ बैठे हैं। नहीं, अगर प्रश्नों से डर नहीं लगेगा, अगर आपके पास जवाब होंगे तो डर तब लगता है जब जवाब नहीं होता है। कोई बात नहीं है। राजीव तिवारी जी, कैबिनेट जो नई बनेगी, जिस तरह की तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ बैठने वालों की नजर आएगी, उसमें जिन तमाम समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, कौन कौन से चेहरे संभावित आप देखते हैं जिनकी जगह पक्की है? नहीं, जगह पक्की तो किसी की भी नहीं है भाजपा में। जिस तरीके के तीनों प्रदेशों में मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री जो चयन किए गए हैं, उसको देखते हुए तो अभी अब कुछ भी आकलन करना या कोई ये पता बताना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब ये किसी भी पत्रकारों के लिए तो क्या, ये ज्योतिषी और जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं उनके लिए भी ये अब मेरे ख्याल में पता लगाना या बताना या कोई भविष्यवाणी करना, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अब तो देखते हैं आजादी के भजनलाल जी बाद या से राजीव अब तिवारी जी, देख अब राजीव देखने की तिवारी बात अब देखने की बात जो है वो ये है कि अब जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बनाया गया है या दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, स्पीकर बनाए गए हैं, इन लोगों के द्वारा ही अपने मंत्रियों का चयन किया जाता है कि या इनकी भी पर्चियां खुलेंगी। तो वो एक चीज है देखने की कि भाई अब भजनलाल जी को फ्री हैंड दिया जाए कि साहब आप अपने हिसाब से, जब आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, आप अनुभवी आदमी हो, इतने सालों से ये ये संगठन का ये भी काम कर देखने रहे हो, लायक बचा है क्या? राजीव हैं? तिवारी जी, देखने लायक बचा है क्या अभी? काय के लायक? देखने लायक ये बचा है अभी? आपको ये प्रश्न की जगह लगती है, जरूरत है? नहीं, जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है तो अब इनको फ्री हैंड देना चाहिए कि आप अपने कैबिनेट का चयन करो, और उसमें आप जिनको अच्छा समझते हो, ईमानदार समझते हो, कर्मठ समझते हो, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव हो, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का अनुभव हो, ऐसे लोगों का चयन हो। और ये बात भी है इसके अंदर कि जो लोग पहले से बड़े पदों पर रह चुके हैं राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, वो इनका सहयोग करें, या फिर केंद्र पे छोड़ देना चाहिए। वो जिन नेताओं को कहे कि भाई इसको गृह मंत्री बना दो, इसको वित्त मंत्री बना दो, इसको सामाजिक कल्याण बना दो, इसको पंचायती राज बना दो, तो वहां से लिस्ट आ जाएगी
घोषणा हो जाएगी और वो 15 तारीख को शपथ हो जाएगी। तो एक तो ये है मुद्दा कि लिस्ट कौन बनाएगा। भजन लाल बिल्कुल। शर्मा जी बनाएंगे, अमित शाह जी बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे, जेपी नड्डा जी बनाएंगे, या जी गोविंद जी बताइए। मैं एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो भी चाहे संगठन के पद दिए जाते हैं या मंत्रिमंडल के जो पद दिए जाते हैं किसी भी संगठन में, मैं मेरे ही संगठन की बात नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे संगठनों में काम करने का मुझे मौका मिला है। किसी भी संगठन में जो ये फ्री हैंड देने वाली बात है, ये ऐसा नहीं होता कि सारे एक ही व्यक्ति की चलती हो। दो नाम इसके होते हैं, दो नाम दूसरे संगठन के होते हैं, दो नाम किसी और पृष्ठभूमि के होते हैं, दो नाम जाति बिरादरी को देख के तय किए जाते हैं। इसलिए गोविंद जी, सबकी इसीलिए मैंने सामूहिक कहा था सहमति कि से जो जो, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं वो लोग इसमें सहयोग दें इनको। हाँ ये निश्चित रूप से देंगे, निश्चित रूप से देंगे। और वो फाइनल एक लिस्ट बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सामने रखी जाती है, उसमें कोई एक आध नाम घटाया बढ़ाया जाता है, इस ढंग से तय होता है। और कोई भी संगठन हो, चाहे हमारा संगठन हो चाहे कोई भी संगठन हो, संगठन इसी रीति नीति से चलते हैं। जो संगठन इस रीति नीति से नहीं चलते हैं, सबकी सहमति से नहीं, वो फिर चल भी नहीं पाते हैं। इसलिए ये संगठन में एक आदमी की पूरी तरह चले, आप कह सकते हैं कि आला कमान की, लेकिन आला कमान ने कि ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में एक थॉट आ गया, उन्होंने नाम प्रसारित कर दिए। उन्होंने भी अपने जो नीचे 5 7 10 लोगों की जो कोर टीम होगी उनसे राय मशवरा किया होगा कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, आप बताइए। उनके हो सकता है उनकी मान मानी हो या अपनी बात मनवाई हो, संगठन इसी ढंग से चलते हैं। जी 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 बिल्कुल। संगठन के चलने की जो प्रक्रिया है वो समय समय पर अलग अलग संगठन में अलग अलग तरह की रहती है, जब अलग अलग व्यक्ति नेतृत्व करते हैं, और वो हमेशा चर्चा का विषय रहता है। वो संगठन बीजेपी है, कांग्रेस है, या कोई देश और दुनिया के दूसरे संगठन है। हम अभी उस बहस में नहीं उलझना चाह रहे। अभी तो ये है कि आज बीजेपी का जो संगठन है उसमें भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ नई कैबिनेट का गठन होना है। नई कैबिनेट का गठन जो होगा उसमें किसका सिक्का चलेगा, हम यहाँ गोविंद सिंह छिपा जी की बात मानते हैं कि सामूहिक नेतृत्व से ये भी तय हो जाएगा। राजीव जैन जी, अब सवाल ये है कि जो लोग इस लिस्ट में सबसे ऊपर अपनी जगह बना पाएंगे वो कौन कौन से आपको नजर आ रहे हैं। देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे अभी चर्चा में दीदी से जुड़ा तो उसमें कि आला कमान से आएगा, ये आला कमान की तो सहमति होगी, लेकिन सबसे बड़ी सहमति जो होगी मंत्रिमंडल में, जो मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ, उसमें आरएसएस की सबसे ज्यादा चलेगी। संघ के जो विचार परिवार के संगठन के कुछ बड़ी संख्या में विधायक चुनकर आए हैं, 20 से 25 तो विचार परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जो विधायक बने। उनमें से ज्यादातर को मौका दिया जाएगा। ज्यादातर मतलब कि जो प्रमुख पद है, जैसे संघ चाहता है कि आर्ट एंड कल्चर या शिक्षा, कुछ इस तरीके के जो विभाग होते हैं उनमें उसकी पूरी दखलंदाजी रहेगी। और जब ये सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जो बने हैं वो संघ पृष्ठभूमि के हैं, और जो डिप्टी बने वो भी उसी पृष्ठभूमि के हैं। तो सब कुछ एक वहां से भी तय होगा, कुछ नाम वहां से भी तय होकर आएंगे, कुछ आला कमान से, कुछ मुख्यमंत्री जी की अपनी पसंद के भी होंगे, क्योंकि संगठन में वो 15-20 साल से लगातार प्रमुख पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो उस नाते मुझे लगता है कि वो सारे विधायकों को भी जानते हैं और उनकी परफॉर्मेंस का भी उनके पास एक पैमाना होगा, जिस आधार पर वो उनका चयन करेंगे। अब नाम तो किसके लिए जाए किसके नहीं लिए जाए, नाम लेने से क्या होता है, कई बार मीना जी उनके नाम कट भी जाते हैं, कुछ चर्चा में आते हैं, लेकिन अनुभवी भी होंगे और नए लोग भी होंगे। जिस ढंग से मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, तो आप ये मानिए कि एक वो जो 25 साल वाला युग चल रहा था, जो वो पुराने चेहरे, मतलब एक जनता की भाषा में बोले, आम बोलचाल में, कि वही घिसे पिटे चेहरे वही मंत्री बन जाते हैं, ये वो, तो कुछ नयापन दिखाने की, क्योंकि आज की जो भाजपा है वो नए उस रूप में सामने आई है। तो निश्चित रूप से जो लगता है कि एक नयापन तो होगा, क्योंकि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरे एक नएपन के साथ सामने आना चाहता है। तो मंत्री परिषद भी आप देखना कि एक नया रूप लेकर आएगा। उसमें कुछ पुराने लोग जरूर होंगे, अनुभवी भी होंगे। एक बड़े अनुभवी 4 बार के विधायक को तो विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, और भी जो है महिला वर्ग से जो नए नाम सामने आए हैं, दीप्ति किरण माहेश्वरी का भी नाम सामने आ रहा है। इस तरीके के चेहरे
और जो कैबिनेट स्तर के भी बनेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके के होंगे जो 1-2 बार पहले मंत्री रह चुके होंगे। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि और संघ का जो मैं पहले कह चुका कि पूरा दखल होगा उसमें ज्यादातर चेहरे उस पृष्ठभूमि के होंगे क्योंकि वो जो तय कर देंगे कि किस किस को क्या क्या देना है। तो मतलब निश्चित रूप से अभी आप मानिए सबको, आप नाम नहीं लेकर सबकी किस्मत को थोड़ा सुरक्षित रखना चाह रहे हैं कि नाम ले लेंगे आप और पता नहीं उसका नाम कट जाएगा तो आपके सिर आ जाएगा, है राजीव जैन जी, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा मैडम तो ये नहीं है। राजनीति में इसको इसको इसके लिए एक शब्द चलता है, कार सेवा। कार सेवा हो जाएगी। ये कई कार बार ये सेवा होता है से कि बच रहे हैं राजीव जैन जी, कार सेवा से बच रहे हैं कि परसों कुछ लोग उनको फोन करके बोले भाई मेरा नाम क्यों लिया था आपने, क्यों हाँ ले मेरा लिया क्यों नाम आपने, लिया? मेरी मेरी कार सेवा कर दी आपने। बिल्कुल ठीक बात है, हो जाता है ये। हम तो जो बनने वाले लोग हैं उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, कोई भी बने। अब वो बनना तो इनके 115 चेहरों में से ही है। तो जी आप ये देखिए कि क्या क्या होता है। लेकिन एक निश्चित तौर पर मानिए कि पद बहुत सारे हैं, लेकिन इस पर पूरे भी 15-20 दिन की कवायद होगी, कसरत होगी। जी और जो जी इनके समर्थित संगठन जो कहलाते हैं उनसे पूरा विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही तय होगा। और कुछ जो वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए या जिनको हरवा दिया इन पार्टी गुटबाजी को देखते हुए। और मैं एक और चीज आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जी उन विधायकों का तो पत्ता एक सभी मानिए जो एक संगठन से इतर गए थे। ये चुनाव नतीजे आने के बाद कुछ विधायकों ने एक अलग सा रुख अपनाया था, लेकिन पार्टी उसको व्यापक रूप में नहीं देखती। लेकिन जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से उनकी एक लिस्ट बनी हुई है पार्टी के पास। पार्टी संगठन उन चीजों में पूरी पैनी निगाह रख रहा है। तो जहां तक है कि वो जो उनमें ज्यादातर क्या पुराने मंत्री रह चुके हैं, तो नयापन लाने के लिए एक उनको बाहर रखने के लिए भी एक बहाना पार्टी के पास हो सकता है। नहीं साहब, हम तो नए चेहरों को ज्यादा मौका दे रहे हैं, पुराने कुछ लोगों को ही शामिल किया जा रहा है। तो उस तरीके की चीजें भी सामने आएंगी। लेकिन ये सब चीजें अभी तो 3 लोगों की शपथ होगी, उसके जी बाद एक लंबा समय मिलेगा और उसमें पूरी एक्सरसाइज होके ऐसा मंत्रिमंडल भाजपा देना चाहती है कि जो जनता को भी लगे कि एक नयापन आया है, पुराने लोगों से कहीं ना कहीं छुटकारा पाने की कोशिश है। अब जैसे किरोड़ी तो लाल अभी की मीना है। अभी अभी राजीव जैन जी की बात को माने तो अभी और 10-15 दिन का समय, इसमें मंथन में निकलेगा गोविंद सिंह छिपा जी, या परसों सब नाम जो है वो तय हो जाएंगे? नहीं, कुछ नाम परसों आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ विभागों के जो पद हैं वो कल शाम तक हम सबके सामने होंगे, जिनको परसों शपथ दिलाई जाएगी। और बाकी जो जी विस्तार है वो बाद में किया जाएगा, ऐसा जो मेरे पास सूचना है। तो जो 3 दिसंबर को नतीजे आए और आज 13 दिसंबर है, 10 दिन तो मुख्यमंत्री के नाम को तय होने में लगे। अब उसके बाद कैबिनेट तय होने में कितना समय लगता है ये देखना होगा। सरकार काम शुरू कब करेगी ये मुद्दा है। लेकिन वेद माथुर जी, अभी सवाल है, आप अजमेर से आते हैं, अब हम संभागवार देखें तो आपके यहाँ से जो मंत्रिमंडल में जगह बनाने वाले चेहरे हैं, क्योंकि विधानसभा स्पीकर भी अजमेर से तय हो गए हैं, तो ऐसे में कितनी जगह बची है अजमेर संभाग के लिए और किसकी जगह आप पक्की मानते हैं? देखिए, मैं अजमेर की बात करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम लोग बचपन में राजनीति को देखते थे, थोड़ा बहुत समझते थे, तो मंत्रिमंडल के बारे में कयास लगाना बहुत आसान होता था। कुछ लोग कद्दावर नेता होते थे, जैसे शिवचरण माथुर जी हुए, हरदेव जोशी जी हुए, या चंदनमल वैद हुए, परसराम मदेरणा हुए, तो वो लोग ही मंत्री बनते थे, कमला बेनीवाल जी हुई। लेकिन ये जो नई भाजपा है, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी को कद्दावर नेता नहीं मानती। इनका मानना यह है कि जिसके नाम पे हम टिक लगा देंगे वो अगले दिन से कद्दावर नेता हो जाएगा। आपके सामने भजनलाल जी का उदाहरण है कि भजनलाल जी कल तक कद्दावर नेता नहीं थे, टिक लगने के बाद वो आज बहुत बड़े कद्दावर नेता हो गए। गूगल पे भी लाखों करोड़ों लोग उनको सर्च कर रहे हैं कि हैं कौन भजनलाल जी। तो पहली बात तो एक क्लियर हो गई कि इसमें कद्दावर नेता का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी बना है, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय
कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं वेद माथुर जी। संगीता परिक्रमा जी, जोधपुर हाँ के वो नाम जिनको नहीं, कैबिनेट में मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 वर्ग आ गए, लेकिन 3 अभी रह गए हैं। कुछ जैसे गुर्जर रह गए, जाट रह गए और मीणा रह गए, तो ये तीनों उसके अंदर आएंगे। अब बात आती है मंत्रिमंडल की। तो देखिए, ये एक तरह का एल्गोरिदम मोदी जी ने और शाह जी ने बना रखा है। उस एल्गोरिदम में कौन कहाँ फिट होता है, उस गणित के फार्मूले में निर्भर करेगा। जहां तक मुख्यमंत्री की पसंद का सवाल है, निश्चित रूप से वो नए लोगों को, कनिष्ठ लोगों को इसलिए लेना चाहेंगे कि वो नहीं चाहेंगे कि बहुत सीनियर लोग हैं वो मंत्री बन जाएं, को नहीं माने, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए बहुत सीनियर लोगों को देना। लेकिन एक दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि एक तो राजघराने से यदि कोई आया तो नाथद्वारा से जो विधायक बने हैं राज परिवार के, विश्वराज सिंह जी, वो उनके बनने का पूरा चांस है। क्योंकि इसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण है, किसने किसको कितने वोट से हराया और वो किस क्षेत्र से आ रहा है। खैर, आपने अजमेर की बात कही, तो अजमेर की हमारी जो विधायक है अनीता बघेल, वो महिला है, 5वीं बार सांसद है, साफ सुथरा उनका करियर है, तो निश्चित रूप से उनके मंत्री बनने की संभावना है। और मुझे लगता है पहले नहीं तो दूसरे चरण में वो मंत्रिमंडल में आ जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण होगा यह देखना कि गृह मंत्री कौन बनता है। निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ी मीणा जैसे लोग चाहेंगे कि वो गृह मंत्रालय लें, लेकिन देखना ये होगा कि किसे मिलता है। जहां तक संघ का सवाल है, मेरा पिछला 20-30 सालों का अनुभव यह है कि संघ की निगाह में सबसे महत्वपूर्ण पद है शिक्षा विभाग का। उनको ये लगता है कि शिक्षा मंत्री हमारी विचारधारा का होगा, तो वो शिक्षकों के माध्यम से, चाहे वो 1 साल का पहली क्लास का बच्चा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का, उस तक अपनी विचारधारा को हम पहुंचा सकते हैं। तो संघ की नजर या संघ का प्रिय व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री। जोधपुर चलते हैं, संगीता जी, जोधपुर से आने वाले कौन कौन से चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह आपको लगता है पक्की मिलेगी, मिलनी चाहिए? जी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह खीवसर का पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं और आरएसएस की बात करें तो उनसे अच्छा जुड़ाव है, उनका अच्छी छवि है, तो गजेंद्र सिंह खीवसर का नाम आ सकता है। और प्रतापपुरी या फिर ओटाराम देवासी, प्रतापपुरी को या ओटाराम देवासी में से एक आ सकते हैं। पुष्पेंद्र सिंह आ सकते हैं। जोगेश्वर गर्ग हैं जालोर से, उनका वो भी मुख्य सचेतक या कोई अच्छे मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा भेराराम सियोल है जिन्होंने दिव्या मदेना को हराया है। भेराराम सियोल अच्छी यंगी हैं वो भी, तो उनको भी जगह मिल सकती है। और बाबू सिंह राठौड़ है, और एक है हमीर सिंह सिवाना से जिन्होंने मानवेंद्र सिंह को हराया चुनाव में, तो उनकी भी बारी आ सकती है। जी, तो जोधपुर से काफी नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वैसे जोधपुर से मैं बता दूं जी, लेकिन एक सीमा है कि एक संभाग से कितने लोगों को लिया जाएगा। राजेंद्र जी, शेखावाटी से कौन कौन से नाम आप देखते हैं? हालांकि शेखावाटी में बहुत ज्यादा नाम है नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैडम, शेखावाटी में केवल 6 सीट ही कांग्रेस के खाते में गई है 21 में से। तो यहाँ बीजेपी के खाते, माफी चाहते हैं, बीजेपी के खाते में 6 सीट ही गई है और कांग्रेस के खाते में 21 में से अब आप देखिएगा कि जो 15 सीटें हैं वो गई है। तो एक वहां वैसे बीएसपी के हैं, तो पूरी गणित माने तो बीजेपी के खाते में मात्र 6 सीट है। सीकर जिला जो शेखावाटी का हृदय स्थल है, वहां 3 सीटें हैं, जो कि माधोपुर से जाबर सिंह खर्रा है, जिनके पिताजी हरलाल सिंह खर्रा भी मंत्री बने थे और भैरव सिंह शेखावत के साथ उनके मधुर संबंध थे, वो जीते हैं। एक महादेव सिंह खंडेला, उनको परास्त किया है सुभाष मिल ने। तीसरे धोत की सीट जो कि लालगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहां पेमानाम को हराया है गोवर्धन वर्मानी, ये दूसरे बार के विधायक हैं। वहीं अब बात करते हैं झुंझुनू में, तो 2 सीट जो डॉक्टर राजकुमार शर्मा नवलगढ़ से उनको प्राप्त किया, वो विक्रम जाखल जो कि राजपूत समुदाय से आते हैं, और एक है खेतड़ी से धर्मपाल गुर्जर समुदाय से आते हैं।
नहीं है, फिर बैठा भैया 1 घंटे का टाइम वैसे लेना है, ये क्या मतलब है? तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि प्रतिष्ठा जी नाराज हो रही है राजेंद्र मधुकर जी, पहले प्रतिष्ठा जी के पास चलते हैं। प्रतिष्ठा मैं जी ये कह रहा हूँ हाँ, जाबर सिंह खर्रा के एक ही विधायक यहाँ से मंत्री बन पाएंगे, जाबर सिंह खर्रा। ठीक है, एक मंत्री शेखावाटी से, लेकिन शेखावाटी में लोकसभा की अगर सीट सुरक्षित करनी है तो फिर शेखावाटी को कैसे खुश करना है? शेखावाटी से जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी शेखावाटी में बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत नहीं मिल पाया और शेखावाटी से ही जुड़े चूरू जिले में राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष चुनाव हार गए और भी बड़ी संख्या में जो विधायक हारे, उसका कारण जरूर तलाशा जाएगा और उस कारण को ठीक करने का फॉर्मूला भी निकाला जाएगा। तो ऐसे में वो क्या फॉर्मूला होगा वो देखना होगा राजेंद्र मधुकर जी। लेकिन अगर इस पर काम करना है कि लोकसभा का लक्ष्य पूरा करना है और शेखावाटी की जनता को खुश करना है, तो जो ये हार शेखावाटी में हुई है बीजेपी की, मतलब बहुत बड़ी सफलता जो नहीं मिली है, इसके कारण जब तलाशे जाएंगे तो क्या फॉर्मूला काम आएगा? एक तो ये है कि शेखावाटी में कहीं न कहीं ये, चूंकि जाट समुदाय सर्वाधिक है, यहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है और सतीश पूनिया को जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया तो जाटों को लगा कि हमारा पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, उचित प्रतिनिधित्व की वो मांग कर रहे हैं। अगर यहाँ से चूंकि वैसे तो जो सुभाष मील है वो नए विधायक बने हैं, अगर यहाँ पर जाबर सिंह खर्रा को बनाते हैं या फिर किसी एक जैसे कि चूरू से जहां से सीट छोड़कर राजेंद्र सिंह राठौड़ गए हैं वहां से हरलाल सिंह सारण को बना देते हैं, 2 जाट अगर यहाँ से जो मिनिस्टर बनते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। जाट जाति का जो समीकरण है वो बैठाना पड़ेगा और जाटों को संतुष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर बीजेपी यहाँ बढ़ेगी। जी, गोविंद सिंह छिपा जी, क्या वजह मानते हैं आप शेखावाटी में आपको इतना जो है मतलब जनता का साथ नहीं मिला? जी, जनता जो हमारी उम्मीद थी, जो जिस तरह के बयान आ रहे थे, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी, मैं डिबेट में पहले भी कहा, मैं डिबेट में कहा करता था कि गोविंद जी डोटासरा जी चुनाव हारेंगे, क्योंकि जिस तरह के बयानबाजी उन्होंने, लेकिन अब कुछ हो गई होगी गलतियां, कुछ कई बार होता है, कुछ आकलन करने में मिस्टेक्स हो जाती हैं, और जो आशातीत सफलता जो हमको मिलनी चाहिए थी, वाकई हमारी, हम इस पर मंथन करेंगे कि वहाँ हमारी क्यों कमजोरी रही। गोविंद जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी माफी के साथ, क्योंकि प्रतिष्ठा जी का पेशेंस आज खत्म हो गया और प्रतिष्ठा जी आपसे भी माफी चाहते हैं कि आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। नंबर ही नहीं आया, ये तो गलत है, इसीलिए आधा घंटा हो चुका है आपका पूरा, इसीलिए मैंने क्षमा याचना की आपसे, इसीलिए प्रतिष्ठा जी की बात सुन लेते हैं जी। इसलिए मैंने सरकार बनाने वालों को बीच में भी रोका कि आप रुकिए भाई, प्रतिष्ठा जी को पहले बोलने दीजिए। तो अब प्रतिष्ठा जी अब आप बोलिए एकदम आराम से, और आपको बीच में रोकेंगे भी नहीं। तो आप ये बताइए कि कैबिनेट जो बनेगी उसमें बीजेपी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप विपक्ष में हैं और विपक्ष एक कैसी सरकार देखना चाहता है? देखिए, विपक्ष तो मजबूत सरकार देखना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जैसे मान लो जिनको अमित शाह, और सबसे पहले तो मैं नए सीएम को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ, डिप्टी सीएम दोनों को और स्पीकर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके साथ ही ये कि जिस तरह से चयन हुआ वो मोदी जी की मर्जी से हुआ, अमित शाह जी की मर्जी से हुआ, किसी विधायक से कोई रायशुमारी नहीं, सिर्फ 1 लाइन का प्रस्ताव पास होने जैसी सिचुएशन हुई। शायद मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि सब हर कोई शॉकिंग था जब नाम डिक्लेयर हुआ, तो कुछ टाइम शायद कोई बोल ही नहीं पाया कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो ये चीजें है कि अब इसके अंदर ये डेफिनेट बात यही मानिए कि क्योंकि जब भजनलाल जी को बनाया एकदम फ्रेश इसको, तो निश्चित रूप से सेंटर पूरा दखल रखना चाहता है। हर व्यक्ति उनकी पसंद का बनेगा, जो उनको पसंद, जो मोदी जी को पसंद आएगा वो मंत्री पद पाएगा, इसमें कहीं कोई
सोचने वाली चीज है नहीं ज्यादा। आप देख लीजिए जब मंत्रिमंडल का फेस सामने आएगा तो सब वहीं से फाइनल होके आएगा। इधर से मुझे लगता नहीं भजन लाल जी कुछ करेंगे क्योंकि उनको इतना मतलब एक तरह से तो के लिए भी ये बात सरप्राइजिंग तो हम बीजेपी के उस पर छोड़ देते हैं कि उनको मौका दिया है जनता ने, अब वो किस तरह से अपनी कैबिनेट बनाना चाहते हैं, कौन फैसला करना चाहता है, ये तो बीजेपी तय कर लेगी। अब सवाल ये है कि मंत्रिमंडल जो बने, कैबिनेट जो बने, प्रतिष्ठा यादव जी, उस कैबिनेट में क्या कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए बीजेपी को, वो बताइए। देखिए, जो कैबिनेट बने उनको जनहित के काम के ऊपर फोकस करना चाहिए कि राजस्थान की जनता और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की ज्यादा कवायद होनी चाहिए, ना कि केवल खुद की पार्टी के बारे में ज्यादा सोचें या पूंजीपतियों के बारे में ज्यादा सोचें। क्योंकि अभी तक सेंटर में भी हमने देखा कि पूंजीपतियों के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा कर्ज भी माफ कर दिया गया, लेकिन किसानों के लिए, गरीबों के लिए जब बात आती है तो वो चीजें इनको रेवड़िया नजर आती है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो अभी राजस्थान का की नई कैबिनेट बने तो राजस्थान के एक आम आदमी के बारे में भी सोचे, गरीब परिवारों के बारे में भी सोचे, प्रत्येक नागरिक के सोच के साथ में राजस्थान को आगे ले जाने के विजन के साथ में काम करें, ये हम उम्मीद करते हैं। कैसे लोग कैबिनेट में आने चाहिए प्रतिष्ठा जी? आप देखती हैं बीजेपी में जितने लोग चुनकर आए हैं, आप किनको काबिल समझती हैं कि ऐसे लोग आने चाहिए कैबिनेट में, इस तरह के लोग, उनका जो पुराना अनुभव या जो नए लोग चुनकर आए हैं उनकी प्रतिभा, किस तरह के लोगों को जगह मिलनी चाहिए? मीना जी, तीनों स्टेट में जिस तरह से सीएम चुने गए उससे एक चीज तो साफ हो गई कि मोदी जी अपने जो कॉम्पिटेटिव थे उनको सबको एकदम चारों खाने चित करके फ्रेश लोगों को ले आए। एक बार आप ये चीज देखिए, क्योंकि मैं मानती हूँ फ्रेश लोगों को मौका जरूर मिलना चाहिए, नए लोगों को, क्योंकि उनसे एक नयापन भी आता है और काम करने का नया तरीका। लेकिन कई बार आप इतने नए को ले आते हो जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई अनुभव नहीं है, और दूसरा फिर वो स्वामी भक्ति में लग जाएगा। लेकिन आप पक्का मानिए कि जिसने कभी सोचा ही नहीं, अब मुझे उठाकर आप कोई बहुत बड़ा पद दे दे तो मैं जो मुझे देगा मैं उसके प्रति समर्पित हो जाऊँ। तो ये निश्चित रूप से मानव का स्वभाव है कि नहीं सीनियर को जरूर लेके आना चाहिए, क्योंकि बिना अनुभव के भी नहीं सब कुछ नहीं चलता। अब सबने देखा थोड़े दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद का बड़े ताम झाम के साथ में उसके अंदर प्रवेश किया, सारा पूरा सब कुछ हुआ, लेकिन आज जब उस सिक्योरिटी की धज्जियां जो उड़ी, वो देश की एक बड़ी चिंता कि केवल दिखावा और शो करना, शो पीश करना ही सब कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम नए संसद में गए तो वहाँ सिक्योरिटी का भी हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए था कि यहाँ पर 2001 वाली घटना नहीं घटती, लेकिन सेम उसी दिन इस तरह की घटना घटना, इसका मतलब यह कि सरकार अति उत्साह के अंदर जो मेन पॉइंट्स है उन पर उनका ध्यान नहीं है, उन पर जहां पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हर चीज के अंदर, चाहे राजस्थान हो या राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के मुद्दे, राजस्थान के चेहरे इस वक्त बीजेपी में जो चुनकर आए हैं, आपने एक बात कही जो इम्पोर्टेंट है कि पुराने और नए लोगों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जिससे कि अनुभव का फायदा हो और नए लोगों को भी मौका मिले। ये बात आपकी समझ में आती है प्रतिष्ठा यादव जी? और कैबिनेट में कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, इन चीजों पर हमें जो काम करने वाले हैं और जो देश के प्रति समर्पित लोग, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जिनकी भावना समर्पित लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश के लिए और क्या होना चाहिए? जो कैबिनेट बने उन लोगों में से प्रदेश के कौन सी बातें हैं जरूरी जो कैबिनेट बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए? मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके लिए तो कि देश राजस्थान को आगे ले जाने का सबसे पहले तो विजन होना चाहिए कि मुझे राजस्थान को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात ये कि मुझे गरीब के लिए भी काम करना है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र अगर जब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करेंगे, जब तक सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा, असमंजस्य का माहौल बन जाएगा। और एक तरफ हम पूंजीपतियों के लिए काम करते जाएंगे, जिससे पार्टी को फाइनेंशियल तो बड़े बड़े मिल जाएंगे, उससे खूब एडवर्टाइज हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, लेकिन गरीब एक तरह से बहुत पीछे छूट जाएगा। आज गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसको पाटना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज पर हमें ध्यान रखना चाहिए। देश हित को ध्यान रखना चाहिए। विधान
जो नई विधानसभा में जो नई कैबिनेट नजर आएगी उसको बनाते समय बीजेपी को, गोविंद सिंह छिपा जी, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा जो प्रतिष्ठा जी ने आपको सलाह दी है, और कैबिनेट बनाने वालों तक पहुंचाइएगा भी इस बात को। राजीव तिवारी जी, अब कुछ नाम है जी, गोविंद जी बोलिए। जी, मैं प्रतिष्ठा जी की बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। विपक्ष है, हम विपक्ष का बड़ा आदर करते हैं, और विपक्ष का धर्म भी होता है कि अगर हम कहीं गलती कर रहे हो तो हमें ध्यान दिलाएं, हम सुधार करेंगे। लेकिन प्रतिष्ठा जी ने बार बार जो 2-3 बार इसमें पूंजीपतियों, मुझे ये समझ में नहीं आती है। पूंजीपति के सबसे बड़े पोषक तो आदरणीय नेहरू जी थे, जिन्होंने तमाम तरह की मशीनरी और बड़े बड़े उद्योग घरानों को पनपाने का काम किया। देखिए, पूंजीपतियों को इस तरह गाली देना बंद करें। ठीक है, अभी अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ, आपने बोल लिया, मुझे मत बोलिए। पूंजीपतियों से विषय पर रहिए गोविंद जी, उस बात को। राजीव तिवारी जी, कुछ ऐसे नाम जिनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो कैबिनेट में दिखेंगे ही, जिनको लाना पार्टी की एक तरह से जरूरत है, मजबूरी नहीं, जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत तो आज एक तो होम मिनिस्टर ऐसा काबिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान जो भाजपा चुनाव जीती है वो प्रदेश में अपराध कितने बढ़े, महिलाओं के प्रति शोषण अपराध की घटनाएं कितनी हुई, जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है उसकी जो रिपोर्ट्स को हवाला दे दे के और नए इतने एडवर्टीजमेंट निकाल के अखबार में सत्ता में आए हैं, तो इनको सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो अनुभवी इनका लीडर हो उसको यहाँ पे होम मिनिस्ट्री इनको जरूर देनी चाहिए। दूसरी चीज कि फरवरी में बजट आना है, 1 महीना बचा है, 15 तारीख को होंगे, उसके बाद और सारे जो नए मंत्रियों का मंत्रालयों में नए मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है, या तो भजनलाल जी खुद अपने पास रखेंगे इसको, दिया कुमारी जी को देंगे या बैरवा जी को देंगे। 2 उप मुख्यमंत्री बने तो उनको भी निश्चित रूप से कोई भारी भरकम पद ही दिया जाएगा। तो दिया कुमारी को तो मेरे ख्याल में इनको होम मिनिस्ट्री देनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध को और दूसरे अपराधों को लेकर सबसे ज्यादा मुखर जो थी वो इस चुनाव में अगर देखा जाए जयपुर में भी तो दिया कुमारी थी। तो इनको होम मिनिस्ट्री देनी चाहिए इनको, कि ताकि प्रदेश में जो आपराधिक हालात जो बने हुए हैं, जो इतने पूरे देश भर में नंबर 1 कहा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति अपराध में राजस्थान नंबर 1 हो गया है, तो कम से कम उस पर कहीं अंकुश लगे और राजस्थान में वापस से जो वो अमन चैन का राजस्थान कहा जाता था वो उस तरफ प्रदेश लौटे वापस। दूसरी चीज, जो फरवरी में बजट आना है तो उसके लिए कोई फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक साइड से कोई ऐसा व्यक्ति इनका होना चाहिए जो फरवरी तक 1 महीने का समय है, राज्य का जो कि इतना बड़े उधारी में चल रहा है राज्य, हर नागरिक के ऊपर तकरीबन 90 से 1000 के करीब ऋण चढ़ा हुआ है और बहुत सारा पैसा इनको ब्याज में देना पड़ रहा है। तो राज्य की इकोनॉमी को वापस कैसे पटरी में लेके आए, हमारा एक्सपोर्ट रुका हुआ है, बहुत सारा जो जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट्स का है, जयपुर का टेक्सटाइल का है और भीलवाड़ा का है, तो ये एक्सपोर्ट वापस से कैसे रिवाइव हो। तो ये सारी इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए और एक अच्छा बजट, जन भावना से ओतप्रोत जो बजट होता है उस बजट को लाने के लिए, तो जनता को बहुत उम्मीदें भी हैं इस बार इनसे कि भाई हमने नई पूरी सत्ता आपको दी है तो आप हमको हमारी आर्थिक स्थिति और हमारा जीवन स्तर कैसे सुधरेगा। तो एक वो नेता की तलाश सबसे बड़ी इन 2 नेताओं की इनको, जैसे मैंने एक तो दिया कुमारी जी का नाम बताइए आपको, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, और तीसरा शिक्षा विभाग, क्योंकि अभी वेद जी भी कह रहे थे कि जो आरएसएस को अपनी विचारधारा को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी दूर तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा शिक्षा मंत्री भी चाहिए जो उसके अनुरूप कामकाज कर सके। तो ये 3 विभाग ऐसे हैं, दिया कुमारी को होम मिनिस्ट्री दी जा सकती है, दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे मुखर होकर
इस विषय सबसे पर मुखर होकर इस लॉ पूरे एंड ऑर्डर के अपने विषय को कैंपेन उठाया में है। इस चीज को लेकर शिक्षा आए थे। मंत्री कौन बन सकता है? शिक्षा मंत्री राजीव तिवारी जी, किसको देखिए, बनाया शिक्षा जा मंत्री सकता है? पहले आपके देवनानी जी रह चुके हैं, आपके कालीचरण सराफ रह चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनसे बेटर अनीता बघेल होनी चाहिए। वो पढ़ी लिखी हैं और पहले भी काफी एक्टिवली वो हर चीज में इन्वॉल्व होकर काम करती हैं। तो वो शिक्षा विभाग मेरे ख्याल में, अगर अब देने वाले तो बीजेपी के वो जो बोर्ड है इनका, संसदीय बोर्ड और या विधायक दल है, वो उसमें तय होके और वो चीज जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अनीता बघेल जी को शिक्षा और कोई, क्योंकि जयपुर से 4 ऑलरेडी दे चुके हैं, एक अजमेर संभाग से और 3 जयपुर से। भजन लाल जी जयपुर के हो गए, दिया कुमारी जयपुर की और भैरवा जी, तो 3 ऑलरेडी बड़े पद आ चुके हैं यहाँ पे। अब स्पीकर अजमेर से मिला है, लेकिन क्या राजीव जी, भरतपुर के लोग भी खुश हैं कि हमारे संभाग का मुख्यमंत्री है? तो खाते में भरतपुर के कि जयपुर के? नहीं, वो भाई रहने वाले भरतपुर के हैं तो भरतपुर के तो कहे जाएंगे, लेकिन जहां से चुनकर आए हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र है वहीं के माने जाएंगे वो। लेकिन भरतपुर के लोग, आपने कल चर्चा में देखा, बड़े खुश थे कि हमारे संभाग के, बल्कि विपक्ष के नेचुरली खुश तो होंगे ही वो, खुश तो होंगे ही, क्योंकि वो वहां के पले बड़े हैं, वहीं उनका सारा एजुकेशन हुई है। ऑलरेडी कवर हो गया कि भरतपुर के मुख्यमंत्री हो गए, भले ही वो विधानसभा क्षेत्र उनका सांगानेर जयपुर हो। बिल्कुल। तो अब ये देखने की बात है कि शिक्षा हो गया, वित्त मंत्री किसको बनाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, या तो वो खुद अपने पास रखेंगे या हो सकता है किरोड़ी लाल जी मीणा को बना लें, क्योंकि वो सारे जितने छापे पड़वाए तो वित्त का सारा हिसाब किताब वो रखते हैं अपने पास। किरोड़ी लाल मीणा के अशोक गहलोत जी से काफी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं राजीव तिवारी जी, वो उनके रिश्ते तो उनके रिश्ते किससे खराब हैं जी? किसी से भी खराब नहीं है उनके रिश्ते जी। वो तो पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं। उनको कैबिनेट देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा देना है, कहाँ मदद कौन किसकी कर सकता है? नहीं, मदद की बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक है वो, और जितना उन्होंने पिछले 2-3 साल में राजस्थान की गहलोत सरकार को डिफेम करने का जो एक जिम्मेदारी उठाई थी, उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे, तो उसका भी कहीं ना कहीं क्रेडिट उनके नाम से जुड़ता है। बिल्कुल। और फिर और वो अनीता और तीसरी चीज, लोकसभा चुनाव में जो पूरी जातिगत समीकरण देखें तो उसमें भी उनका बड़ा रोल रहने वाला है जी। तो ये 2 नाम आपको कैबिनेट के पक्के नजर आ रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा, अनीता बघेल। राजीव जैन जी, 2 नाम बता दीजिए जो आपको भी पक्के लग रहे हो। ऑडियो ऑन करिए सर। मेरे को तो उनके पार्टी और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको चाहेंगे कि वो कैबिनेट में आए, लेकिन वो अपनी वरिष्ठता को देखते हुए शायद संभवतः नहीं आए। वो अपने भतीजे को, जो कि महुआ से चुनाव जीते हैं, राजेंद्र मीणा, जो उनके बेटे की तरह हैं, तो हो सकता है वो अब एक नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए अपने भतीजे का नाम सुझाव दे सकते हैं, लेकिन पार्टी का जी। राजीव जैन साहब का इंटरनेट इश्यू। संगीता जी, बहुत सारे नाम आपने बताए, अब इनमें से जो नाम आपको डेड श्योर लग रहे हैं, पक्के लग रहे हैं कि ये तो पक्का आएंगे, सुनिश्चित हैं, इनको आना ही चाहिए, इनको आने के ये तमाम तर्क हैं, वो कौन से हैं? ऑडियो ऑन करिए प्लीज संगीता जी। संगीता जी, आप अपना ऑडियो ऑन करिए, तब तक मैं वेद माथुर जी के पास जाऊंगी वापस, और राजेंद्र मधुकर जी एक बार आपके पास भी आती हूँ। पहले राजेंद्र मधुकर जी, जो नाम आपको आपने बताए, एक आपने हरलाल सारन का नाम बताया था, इसके अलावा आप बीकानेर पर जब नजर डालते हैं, शेखावाटी से बीकानेर तक पहुंचते हैं, पूरा डिवीजन को देखते हैं, तो आप और कौन से नाम देखते हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिलनी लगभग तय है?
जी, बीकानेर में जिनको शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा वो नाम मेरे पास है, जेठानंद व्यास, जिन्होंने शिक्षा मंत्री को हराया है। उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, उनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। बीकानेर से एक नाम आ रहा है, जेठानंद। इसके इतर बात करें तो अगर इसके अलावा अगर बात करें तो चूंकि गोपाल शर्मा मूल रूप से तो वो झुंझुनू के हैं और जयपुर रहते हैं, मुझे लगता है शिक्षा मंत्रालय जो है जेठानंद व्यास के अलावा गोपाल शर्मा, हालांकि जयपुर में समीकरण बिगड़ रहे हैं क्योंकि जयपुर की लॉटरी लग रही है, उनका नाम भी इसमें चल रहा है शिक्षा मंत्री के बतौर। मेरे पास एक मीना जी बड़ी लिस्ट आप कहो तो मैं बता दूं कि ये नंबर आने वाले हैं, कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं। आप वो बताइए 3 जो आपको लग रहा है कि एकदम सुनिश्चित इनको आना ही चाहिए, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हुआ तो बाहर होंगे। जी मुझे लगता है जिस तरह से एक नाम जो अनीता भदेल जो त्रिपाठी जी ने कहा था, जो आ चुकी वो मत बताइए। अनीता बघेल, किरोड़ी लाल मीणा, 2 नाम मत बताइए, आगे बोलिए। मुझे लगता है गोपाल शर्मा और जेठानंद व्यास दोनों में से कोई एक शिक्षा मंत्री बनेंगे। ठीक है, पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बन गए हैं तो पहली बार के विधायकों के अब कैबिनेट में भी आने के पक्के जो है स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन और तमाम चीजें। लेकिन राजीव तिवारी जी ने जो संकेत दिया था, मोदी है तो मुमकिन है, एक नारा इनका मोदी है तो मुमकिन है, न जाने क्या दिख जाए। लेकिन जो वरिष्ठ लोग पार्टी में हैं वो निश्चित रूप से अब कैबिनेट के लिए अपनी ताकत लगाएंगे और कैबिनेट में भी अगर जगह नहीं मिलेगी तो फिर उनका क्या व्यवहार होगा या किस तरह का रिएक्शन होगा वो देखना होगा। प्रतिष्ठा यादव जी, कुछ नाम आपको भी समझ में आ रहे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए? आपको भी लगता है विपक्ष में बैठ के कि ये काबिल लोग हैं, इनको यहाँ मंत्रालयों में देखते हुए आपको अच्छा लगेगा प्रदेश के लिए? देखिए मीना जी, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं बता सकते कि किसका नाम आना चाहिए, क्योंकि जो मोदी जी को अच्छे लगेंगे उन्हीं के ही नाम आएंगे। इसलिए मैं तो किसी का भी नाम लेना नहीं चाह रही, लेकिन काफी लोग हैं जो ग्रास रूट से जो काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उनको जरूर मौका मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि युवा जोश और वरिष्ठ का जो एक बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि आज बीजेपी के प्रवक्ता भी ये कहते हैं कि ये, क्योंकि हम मीडिया में भी देख रहे थे, जब लास्ट मोमेंट था शायद विद इन 1 मिनट के अंदर 3 नाम आए, वो वसुंधरा जी का आ रहा है, फिर नहीं सीपी जोशी का, फिर मतलब मैं पूरा लाइव देख रही थी लास्ट में। अभी नहीं पता होने वाला क्या है, जिनको मोदी जी चाहेंगे उसका नाम आएगा। लेकिन संगीता जी, मोदी जी किसका नाम भेजेंगे जोधपुर से, आपको ज्यादा जिसका पक्का लग रहा हो? जोधपुर संभाग से जोगेश्वर गर्ग और गजेंद्र सिंह खिंसर की बारी आ सकती है इस बार। वैसे मारवाड़ में अब की बार बीजेपी ने बहुत अच्छी बढ़त की, अच्छी सीटें हासिल की है, और हमेशा भले चाहे कांग्रेस की सरकार बनी हो या बीजेपी, हमेशा मारवाड़ से काफी मंत्री रहे हैं। तो इस बार भी उम्मीद है कि यहाँ से अभी फिलहाल शायद 1-2 का नाम आ जाए, मगर कुल मिलाकर आ सकते हैं 3-4 नाम आ सकते हैं। सेंट्रल में भी हमारे 2 मंत्री हैं, सेंट्रल में भी 2 मंत्री हैं, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह जी हैं। तो मुझे लगता है गजेंद्र सिंह जी पर तो दबाव बनाएंगे ही कि मारवाड़ से काफी नाम आ सके। जी, तो वेद माथुर साहब की जो 4 नाम हैं, 2 राजीव तिवारी जी ने बताए, 2 संगीता जी मारवाड़ से बता रही हैं, ऐसे नाम कुछ और जो कैबिनेट में एक सुनिश्चित हैं, आने ही हैं? देखिए मैडम, एक नाम आपने मेवाड़ का नाम का जिक्र किया था, सीपी जोशी को हराया राज परिवार से। मैं 2-3 नाम बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा ताराचंद जैन का, जो उदयपुर से चुनाव जीते हैं। उन्होंने गौरव वल्लभ को हराया और वो जैन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जैन कम्युनिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और आमतौर पे भाजपा का साथ देती है। दूसरा एक और नाम है भूपेंद्र सिंह, जो बाली से विधायक हैं। उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ओम माथुर के नजदीक हैं।
एक मैंने आपको विश्वराज सिंह जी का नाम बताया, वही महत्वपूर्ण है। अलवर से संजय शर्मा जी हैं, उनका नाम मैं इसलिए लेना चाहूंगा कि वो अलवर से हैं। तो इस तरह संभाग गोपाल शर्मा जी का नाम कई लोगों ने लिया, लेकिन जयपुर को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है। इसी तरह राज्यवर्धन सिंह जी या सिद्धि कुमारी के नाम की आप बिल्कुल भी आशा मत रखिए, क्योंकि राज परिवार को ऑलरेडी एंट्री मिल चुकी है। अब इन दो राज परिवारों का स्कोप नहीं है। इसी तरह कुछ और वरिष्ठ नाम है, जैसे कालीचरण सर्राफ या प्रताप सिंघवी जी, तो जो वसुंधरा सरकार में उनके नजदीक रहे हैं और उनका जो ओवरऑल कंडक्ट है वो भी प्रश्नवाचक उस पर कई तरह के रहे हैं। तो आप कतई उम्मीद मत रखिए कि इस मंत्रिमंडल में इस तरह के लोगों को जगह मिलेगी। तो ऐसे में तो बहुत बड़ी संख्या है जो वहां चले गए थे, तो क्या जितने लोग वहां गए उनमें से किसी को नहीं मिलेगी? तो मुमकिन नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें मीना जी दो तरह के लोग हैं कि एक तरह के लोग तो ऐसे हैं जो वाकई बहुत जबरदस्त वफादार रहे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैडम से हैंड इन हैंड रहे हैं वो लोग, जैसे कालीचरण सर्राफ है या प्रताप सिंघवी है। उन लोगों को निश्चित रूप से जगह नहीं मिलेगी। लेकिन गोपाल शर्मा जैसे लोग जो औपचारिकता निभाने के लिए वसुंधरा जी से मिले हैं, उनका इस कारण से मंत्रिमंडल में उनके एंट्री पे प्रवेश निषेध नहीं होगा कि वो वसुंधरा जी से मिलने गए। यदि उनको नहीं मिलता है मंत्री पद तो उसके कारण दूसरे होंगे, जैसे जयपुर में पहले से पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है। तो जो लोग पिछली सरकारों में वसुंधरा जी के नजदीक रहे और दूसरा कि उनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड रहा वो उतना क्लीन नहीं रहा, उन पे जरूर मैं समझता हूं कि उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड इस मंत्रिमंडल में रहेगा। एक बात और मैं उल्लेख करना चाहूंगा मीना जी, कि जहां तक गृह मंत्री का सवाल है, मुझे लगता है कि यह पद किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मिल सकता है। उसका कारण यह है कि जब भी भाजपा सरकार में होती है तो विपक्ष क्या करता है कि दलितों पे अत्याचार को एक मुद्दा बना लेता है। यदि गलती से भी किसी दलित पे कोई अत्याचार हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दलित है, ये संयोग हो या दुर्योग हो सकता है, किसी दलित पे अत्याचार हो गया तो विपक्ष उसको मुद्दा बना लेता है। उससे बचने का सबसे सरल उपाय ये है कि आप गृह मंत्री दलित को बना दें। पहली सरकारों में कैलाश मेघवाल इसी आइडियोलॉजी के चलते, इसी विचार के चलते गृह मंत्री बने थे, तो ये निश्चित है। लेकिन आप सरकार में कुछ लोग ऐसे जरूर आएंगे जो क्राइसिस मैनेजर होंगे और जो अच्छी गवर्नेंस दे पाए। मैं सोचता हूँ, जैसा ऑलरेडी जिक्र हो चुका है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चुनौती है राजस्थान का, उससे भी बड़ी एक चुनौती है कि आज की तारीख में राजस्थान की विभिन्न ट्रेजरीज के अंदर 30,000 करोड़ से भी बड़ी राशि के बिल पड़े हुए हैं जो पास हैं, जिनका पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट उनको डिनाई नहीं कर सकती। इसमें कई कर्मचारियों के एरियर्स भी हैं, तो कोई ठेकेदारों के, कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल भी हैं। तो इन बिलों को पास करना और केंद्र से ज्यादा पैसा निकलवा के लाना, इस चुनौती में कौन व्यक्ति समर्थ है वो वित्त मंत्री बनेगा। वहां पे जाति और क्षेत्र के बजाय मुझे लगता है कि इस बात को महत्व दिया जाएगा कि योग्यता किसमें है। तो ऐसे 2-4 मंत्री पद ही प्योरली योग्यता के आधार पे आएंगे। बाकी निश्चित रूप से जाति, लोकसभा चुनाव में जितवाने की क्षमता, इन सब लोकसभा चुनाव की जहां बात आती है, लोकसभा चुनाव में एक वो इलाका है मारवाड़ जहां बीजेपी को बड़ा समर्थन मिला, एक वो है शेखावाटी जहां बीजेपी को कम समर्थन मिला। राजीव तिवारी जी, लोकसभा चुनाव में ध्यान में रखते हुए जहां समर्थन कम है वहां से प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा या जहां से ज्यादा है वहां से प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा? देखिए, प्रतिनिधित्व की बात ही अभी कहाँ रही। अब तो कमल के फूल पे या मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है लोकसभा का। तो अब जैसे इस चुनाव में भी हुआ, आपने देखा होगा कि जहां का किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी, वहां से तो जीत गई। जहां उम्मीद नहीं थी कि हारेगी, वहां हार गई। तो अब जनता भी क्या है कि उस हिसाब से, और सबसे बड़ी बात यह है जो नए मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या स्पीकर बनाए गए हैं, वो यही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि उनके खिलाफ अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं निकलेगी, क्योंकि 4 महीने बाद, 3 महीने बाद तो वही लग जाएगी आचार संहिता। तो इनको काम करने का इतना मौका ही नहीं मिलेगा, तो इनके ये कहने की बात ही नहीं रहेगी कि इन लोगों को काम नहीं आता या इन्होंने अच्छा काम नहीं किया या बहुत बढ़िया काम किया।
ये सारी चीजें जब आएंगी तो अब उसके अंदर जो चुनाव होगा वो सिर्फ सेंट्रल की पॉलिसीज पे होगा, और होना भी चाहिए। लोकसभा का चुनाव, राज्य के चुनाव जी राज्य की पॉलिसीज पे हो, राज्य के जी मुद्दों पे हो, और केंद्र का जो लेकिन है वो पूरे लेकिन देश के मुद्दों लेकिन पर हो। ये जो मेरा सवाल था राजीव तिवारी जी, कि जहां जनता आपके साथ नहीं है वहां साथ लेना है आपको भविष्य में जनता को, इसलिए आप शेखावाटी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे, या मारवाड़ में जनता आपके ये साथ है? नॉर्मल, मेरे ख्याल में शेखावाटी से एक या दो प्रतिनिधित्व, क्योंकि 30 मंत्री कुल बनाने हैं, उसमें से 2 लोग वहां के हो सकते हैं शेखावाटी के। लेकिन शेखावाटी उसका हम में ये कहें तो कि अगर वहां 6 पे सफलता नहीं सितंबर मिली तो वहां ज्यादा लोगों को दिया जाए, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। और लोकसभा चुनाव में तो वो मायने भी नहीं रखता, क्योंकि वहां तो केंद्र की नीति। और तीसरी बात जो मैं आपको सबसे बड़ी बता दूं कि हमारे यहाँ आरटीडीसी का एक ध्येय वाक्य है, जाने क्या दिख जाए। तो इस मंत्रिमंडल में भी जाने क्या दिख जाए, तो आरटीडीसी का जो वो ध्येय वाक्य है टूरिज्म का, डिपार्टमेंट का, तो वो हो सकता है इस बार यहाँ पे भी चरितार्थ हो जाए। त्रिपाठी जी गोविंद मेरा जी निवेदन हंसी है, रहे इस बात पे। जी जी त्रिपाठी राजेंद्र जी जी। मेरा निवेदन है, त्रिपाठी जी मेरा निवेदन है कि चूंकि शेखावाटी की जो जाट है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप दो अगर जाट अगर आप मंत्री बना देते हैं तो इधर जाटों का झुकाव हो सकता है। तो मुझे देखिए लगता है राजेंद्र कि जी, जाट देखिए राजेंद्र जी, आप शेखावाटी जी में रहते हैं, आप जाटों का जो माइंड सेट है, जो उनके विचारधारा, उसको आप समझते होंगे कि जाट हरदम उच्च पद की आकांक्षा रखता है। तो जब सीएम और डिप्टी सीएम जाटों में से नहीं बनाया, स्पीकर जाटों में से नहीं बनाया, तो जाट खुश कहां से होंगे? आपको शेखावाटी में इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि उनकी जो इसीलिए कह रहा हूं कि हाँ इसीलिए कह बताइए रहा हूं बताइए, कि बोलिए। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं जाबर सिंह खन्ना और चूरू से हरलाल सारण जो अपनी सीट छोड़ी थी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने, तो राठौड़ उनका एक तरह से उनकी संस्तुति कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से अगर सीट निकालना चाहते हैं, उचित रूप से आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो जाट यहाँ प्रसन्न होंगे। तो मुझे लगता है शेखावाटी में 2 जाट मंत्री बनाए जाने चाहिए। देखिए राठौड़ जी की संस्तुति तो चलेगी नहीं, एक संस्तुति करा के वो अपनी सीट खो चुके हैं। खुद की संस्तुति पे ही तो उनकी सीट बदली गई थी, चूरू से तारानगर। तो अब उनकी संस्तुति कैसे केंद्रीय नेतृत्व मानेगा कि भाई आप अपने खुद की इच्छा से गए और खुद सीट गवा बैठे, और जो आपकी जगह पे बेमन से आए थे वो सीट जीत गए। लेकिन आज भी शेखावाटी में राजेंद्र सिंह राठौड़ का बड़ा कद है, हारने के बाद भी ये कद मानते बड़ा हैं है, उन्होंने बहुत बड़े नेता हैं वो, इतने बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सब है, उससे कोई इनकार नहीं है। मेरे को बड़ा पद है उनके लेकिन पास, लेकिन बड़े नेता हैं। लेकिन एक सवाल तो उठेगा राजीव तिवारी जी और राजेंद्र जी मधुकर जी, कि राजेंद्र राठौड़ जो इतने कद्दावर नेता हैं, जिस चूरू ने उन्हें बार बार चुनकर भेजा, उनको चूरू छोड़ना क्यों पड़ा? ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। और दूसरा बिल्कुल। सवाल ये कि चूरू छोड़ दिया उन्होंने, तो वो सीट अपनी क्यों नहीं बचा पाए? बहरहाल ये सवाल राजेंद्र राठौड़ के लिए, आने वाले समय के लिए उनको, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो अपने लिए कौन से रास्ते, कौन से विकल्प तलाशेंगे वो देखना होगा। लेकिन ये सवाल जनता उनसे जरूर पूछेगी कि इतने बड़े, इतनी बार के विधायक अगर अपना क्षेत्र छोड़ के जा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है? बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कैबिनेट की तस्वीर, राजीव तिवारी जी ने कहा, क्या दिख जाए पता नहीं, कुछ ऐसी ही आज फिजा है राजस्थान की, कुछ ऐसा ही माहौल है इस वक्त प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम की जिन लोगों ने कल्पना नहीं की थी, वो नाम देखने को मिला। इसको लेकर बहुत जबरदस्त अलग अलग तरह के रिएक्शन भी हैं। उन रिएक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जो है और पहली बार का विधायक राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है, ये राजस्थान के लिए एक गौरव की बात भी है, तो मुख्यमंत्री के लिए एक चुनौती भी, कि आने वाले समय में वो कैसे राजस्थान को अपने सुशासन से, अपने शासन से आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कैबिनेट की कौन सी तस्वीर हमें देखने को मिलती है। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।